हेलो दोस्तों, जीएमडी एसटीडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.5 के 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 4 नंबर में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन ये है। इससे पहले वाले वीडियो में 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाके चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला है ये जो समस्या दिया गया है इनका रैखिक समीकरण बनाने के लिए, और समीकरण बना के आप किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो विधि में है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। 3 विधि है। तीनों विधि में से किसी का भी आप जो भी आप लोग को आसान लगे उस मेथड से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास का जो मासिक व्यय होता है उसका एक भाग नियत है, मतलब इस प्रत्येक छात्र को उतना एक महीना का जो छात्रावास का व्यय होता है उसको देना होता है। तो ये नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा में जो क्या होता है व्यय जो आता है एक्स्ट्रा में व्यय, वो इस पर निर्भर करता है तो कि बच्चों ने यानी कोई भी छात्र कितना दिन भोजन लिया है। ज़्यादा अगर दिन भोजन लेता है तो उसका खर्च ज़्यादा आता है, और कम दिन भोजन लेता है तो उसका खर्च कम आता है। लेकिन क्या होता है वो छात्रावास का जो मासिक व्यय है वो एक भाग नियत है, और दूसरा भाग जो होता है वो भोजन पर डिपेंड है। ज़्यादा दिन लेगा तो ज़्यादा खर्च आएगा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए को जो क्या करता है 20 दिन भोजन करता है, यानी वो 20 दिन भोजन करता है और एक महीना का तो वो छात्रावास का व्यय वो निश्चित है। 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देना होता है। और जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, वो 20 दिन करता है और ये 26 दिन करता है, यानी 6 दिन ज़्यादा हो गए, तो इनको ज़्यादा देना होगा। तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। देख लीजिए ये 20 दिन करता है तो इसको 1000 देना होता है, और ये 26 दिन करता है तो इसको 1180 रुपये देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक महीना का जो नियत व्यय होता है उसको ज्ञात करना है, और एक दिन का भोजन करने का खर्च कितना आता है उसको भी ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, तो जो क्या होता है जो दिया रहता है ज्ञात करने के लिए उसको मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर छात्रावास का नियत व्यय। छात्रावास के मासिक व्यय या नियत व्यय हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेना हल माना कि छात्रावास के मासिक नियत व्यय यानी मूल्य बोल सकते हैं, नियत व्यय ही लिखते हैं। नियत व्यय बराबर x रुपये एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये, ये हो गया है। यदि एक महीना का छात्रावास का जो होता है मासिक नियत व्यय होता है x रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये होता है, तो ए को देना होता है कितना 1000 रुपया, और बी को देना पड़ता है 1180 रुपये 26 दिन भोजन के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखना है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो एक महीना का तो मासिक व्यय हो तो नियत है, छात्रावास के मासिक व्यय नियत x रुपये है, तो यहाँ पर लिख लेना होगा प्रश्न से x अब प्लस एक दिन का भोजन का मूल्य यदि y रुपये है तो 20 दिन का भोजन का मूल्य कितना होगा 20y, 20 से गुना करना पड़ता है तो 20y, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20y। और देना कितना पड़ता है, दोनों मिला के खर्च x रुपये, माने कि नियत व्यय
और भोजन का व्यय दोनों मिला के कितना होता है 1000 रुपये। तो यहाँ पर होगा 1000, ये होगा समीकरण 1, ये समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, जी मासिक व्यय और 26 दिन का भोजन इसके लिए देना पड़ता है 1180। तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये मासिक व्यय तो सेम नियत है, x प्लस 26 दिन का भोजन, एक दिन का है y रुपया, 26 दिन का 26y। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देना पड़ता है इसको 1180 रुपये, ये होगा समीकरण 2। अब ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। अब दोनों समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, तीन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तीनों विधि में से कोई भी विधि आप लोग जो भी इच्छा हो उस मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए हम विलोपन विधि से बनाते हैं। यहाँ पर लिखना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर संख्या को कैंसिल करना पड़ता है, मतलब कैंसिल आउट कीजिए। तो देख लीजिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, प्लस है तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। अब यहाँ पर प्लस है दोनों, तो लिखिएगा घटाने पर, ये लिख लीजिए घटाने पर, घटाइए। तो घटाने पर लिख लीजिएगा, तो साइन को चेंज करना होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, और x प्लस x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गए दोनों। अब इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो -26 से +20 घट जाएगा तो -6y, और 1180 से 1000 घट जाएगा तो -1180। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 6y, इसको इधर बनाते हैं, 6y बराबर बचा है 180। अब क्या कीजिएगा, 6 को यहाँ पर गुणना में है y के साथ, तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो y बराबर 180/6, ये हो गया। अब इसको काटिएगा, 6 × 18, तो y बराबर निकला कितना, 30, ये 30 निकला। अब y का मान हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में 2 में किसी में भी रखिए। तो y का मान लिख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए y का मान, तो x प्लस 20y है ना, तो 20 और y का मान है 30, तो लिख लीजिए 30, अब बराबर है 1000। ये समीकरण 1 में हम y के जगह पर 30 बैठा दिए, बाकी सब वही का वही है। तो x बराबर, इसको गुना कीजिए, 2 × 600 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 600 बराबर 1000। अब 600 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 1006 से कट जाएगा तो 400। यानी देख लीजिए, ये x बराबर 400 है, जो छात्रावास के मासिक नियत व्यय है, यानी छात्रावास को मासिक माने 1 महीना में 400 उसको निश्चित देना होता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, एक दिन का भोजन का खर्च 30 रुपया है, तो 30 रुपया है, तो जितना दिन भोजन कीजिएगा उतना 30 से गुना करके और 400 साथ में जोड़ के देना होता है एक महीने में। तो ये हो गया है। तो यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, छात्रावास के मासिक व्यय 400 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये देखते हैं इसका 4 नंबर का दूसरा नंबर कैसे बनता है। ये 4 नंबर का 2 नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का 2 नंबर बोल रहा है, एक नियत भिन्न 1/3 हो जाती है, सॉरी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश से अगर यदि 1 घटाया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। और वह 1/4 कब हो जाती है, जब हर में से कितना 8 जोड़ दिया जाए हर में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें भी मानना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, यहाँ पर लिखिए माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y। अंश बराबर क्या होता है, x और हर बराबर y मान लेते हैं।
तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा, ऊपर अंश रहता है x और नीचे हर रहता है तो y, तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा y। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं, तो अंश में से यदि एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से सबसे पहले आप मान लेना अंश बराबर x और हर बराबर y। जब इतना मान लें तो भिन्न होता है x बट्टा वाई, क्योंकि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है, ये x बट्टा वाई। अब प्रश्न में जो बोल रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो बोल रहा है कि अंश से एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, तो इसमें अंश ऊपर वाला है तो इसमें से ऊपर वाला से एक घटा देंगे और हर को जैसे का तैसे लिख देंगे। यदि एक घटाया जाता है तो हो जाता है 1/3, तो ये 1/3 हो जाता है। जब अंश में से एक घटाया जाएगा तो हो जाएगा 1/3, ये हो गया। अब इसमें इसको हम समीकरण बना लेते हैं, तो समीकरण बना लेते हैं। तो इसमें से तिरछा तिरछा गुना होगा, 3 से x और -1 से गुना होगा तो 3x, अब -3 एकम 3 बराबर y से इसमें गुना करेंगे तो y होगा। y को इधर लाएंगे, 3x आइए -y हो जाएगा, अब बराबर इसको उधर ले जाते हैं तो 3 हो जाता है। समीकरण ये 1। फिर पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, दूसरे भाग में वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 हो जाता है। तो फिर ये जो भिन्न होता है इसमें हर में जब 8 जोड़ दिया जाए ना तो ये हो जाता है 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे x बट्टा वाई, हर में जोड़ेंगे 8, हो जाता है क्या 1/4, ये हो गया 1/4। हर में जब 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है, ये हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते चलिए, तिरछा गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, इसको 4x बराबर ये जाके 1 से गुना होगा तो y + 8, y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस में y बराबर इधर रहेगा 8। समीकरण ये 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 जो बन गया है, अब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि में से कोई भी एक विधि, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा आसान और सिंपल मेथड लगा विलोपन विधि से, तो हम विलोपन विधि से ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देख लीजिए क्या होता है, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर 3x - y बराबर 3 और यहाँ पर 4x - y बराबर 8, ये होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों माइनस है, तो हम y को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसको अगर कैंसिल करना है x को तो हम फिर समीकरण 1 और 2 में फिर गुना करना होगा। तो यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए हम y को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जब लिखेंगे घटाने पर तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल। अब ये बचेगा, अब 4x है, यहाँ पर 3x घट जाएगा तो -x, और 8 से 3 घट जाएगा तो -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर हो जाएगा 5। x का मान क्या निकल गया, 5। x यानी अंश 5 है। फिर हर का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रखना होगा x का मान। तो आप बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिएगा तो 3 इंटू एक्स का मान है 5 माइनस y बराबर 3 है। अब इसको गुना 3 × 15 माइनस y बराबर 3 है, और 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y बराबर 3 - 15, तो माइनस y बराबर हो जाता है -12। माइनस माइनस कैंसिल है तो y बराबर हो जाएगा 12। तो x 5 है, y 12, यानी 5/12 हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y, तो हो जाएगा 5/12। x का मान 5, y का मान 12 रख लीजिए, ये भिन्न होगा। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 1 घटा के देख लीजिए, 1/3 आ जाएगा, और 8 जोड़ के देख लीजिए, सॉरी किससे,
हाँ 8 जोड़ के देख लीजिए 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 नंबर कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना? 40 अंक। एक टेस्ट दिया यश ने और उसमें उसका 40 अंक आया, 40 नंबर प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक एक क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सही हुआ तो उसको 3 अंक मिला, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध उत्तर पर कितना? 1 अंक। 1 अंक की कटौती यहाँ पर की गई है, 1 अंक की कटौती की गई है। तो मान लीजिए 5 सही उत्तर है और तीन क्या होता है, गलत होता है। तो 5 में से 5 दिया 15 सही मिल गया और 3 गलत होता है तो 3 नंबर उसमें से काट लिए, तो इस तरह से 12 मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर है, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो फिर बोल रहा है यदि सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते और अशुद्ध यानी गलत उत्तर जो दिया है उसको 2 अंक काटते एक एक क्वेश्चन का, तो उसको 50 अंक मिलता, मैंने 50 अंक प्राप्त करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो इस तरह से टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अशुद्ध उत्तर और क्या होता है सही उत्तर का कितना प्रश्न था वो देख लेंगे। तो यहाँ पर माना कि लेंगे हल, माना कि माने सही उत्तर के प्रश्न संख्या यानी सही प्रश्नों की संख्या, माना कि सही उत्तरों के प्रश्नों की संख्या बराबर x, यानी सही उत्तर जो दिया है उस सभी प्रश्नों की संख्या कितना है, x है। एवं अशुद्ध उत्तरों की संख्या, उत्तरों के प्रश्न की संख्या, तो लिखेंगे एवं अशुद्ध उत्तरों के प्रश्नों की संख्या बराबर y। सही उत्तर जो दिया है वो जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर का जो प्रश्न है वो y है। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, तो सभी मिला के क्वेश्चन के यानी प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ना, तो x + y। यहाँ पर बोला है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या x और y। सही और गलत उत्तर जो भी प्रश्न का उत्तर दिया सभी तो प्रश्न ही ना, तो ये सही उत्तर की संख्या, उत्तर का जो प्रश्न है वो x है और गलत उत्तर का जो प्रश्न है वो y है। इन दोनों को मिला देंगे तो टेस्ट में जितना भी प्रश्न आया था वो सभी का सभी मिल जाएंगे हमको। तो प्रश्न से देख लेते हैं, प्रश्न से कितना अंक अर्जित किया, 40 अंक। और क्या कैसे हुआ, तो सही उत्तर के लिए 3 अंक, यदि 1 सही है तो 3 अंक, 2 सही है तो 3 दूना 6 अंक। तो इस तरह से कितना सही उत्तर के कितने प्रश्न है, तो x है, तो 3 से हम गुना करेंगे 3x, तो प्रश्न हो जाएगा 3x। ये तो सही उत्तर हुआ। इसमें से फिर गलत जो भी गलत हुआ था उसमें से घट गया है, तो घटा कितना है, अशुद्ध उत्तरों की प्रश्नों की संख्या है y, 1 अंक कटाती है तो 1 से y को गुना करेंगे तो y आ जाएगा, तो -y कर देंगे। आया सब मिला के कितना है 40, तो ये 40 है। तो यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। सही उत्तरों की प्रश्नों की संख्या x है, जो भी उत्तर दिए हैं सही वाले उसकी संख्या, प्रश्न की संख्या कितना है x है, और एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला है तो x प्रश्न के उत्तर के लिए कितना मिलेगा, 3 से गुना करेंगे। जिस तरह से मान लीजिए 1 अंक के लिए 5, एक प्रश्न के लिए 5 मिलता है, 5 नंबर मिलता है सही के लिए, तो उसने वो क्या किया 4 सही उत्तर दे दिया, तो कितना मिलेगा 4 × 5 = 20, यानी इसको गुना किए 5 नंबर मिला और कितना 4 प्रश्न सही किए तो 20 नंबर हुआ, 4 × 5 = 20 गुना किए। तो यहाँ पर प्रश्न सही उत्तर की प्रश्नों की संख्या x है और एक प्रश्न उस सही उत्तर के लिए क्या होता है 3 नंबर देता है, तो x प्रश्न के सही उत्तर के लिए कितना देगा 3x।
फिर इसमें से जितना गलती होता है उसको भी क्या होता है, कटौती भी होती है। तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या y, अशुद्ध उत्तरों की प्रश्नों की संख्या कितना है, y है, और एक अंक क्या होता है, घट जाता है। तो जितना प्रश्न गलती होगा उतना अंक 1 से गुना करके घट जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे y से तो y हो जाएगा 1y, तो एक तो छिपा हुआ रहता है। तो 3x - y, अब मिला में कितना 40। ये समीकरण 1 हमारा प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 प्राप्त होगा। पुनः प्रश्न से क्या होता है, फिर इसमें बोलता है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाता। सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर क्या होता है, 2 अंक। तो 4 अंक अगर मिलते तो x और 4 गुना करते तो 4x हो जाता, और 2 अंक कट जाता, यानी गलत उत्तरों की प्रश्नों की संख्या है y, तो 2 अंक मिलते तो 2y होता। तो 2y इसको घटाएंगे, कटने का मतलब है घटाना। तो आता कितना 50 नंबर, कितना 50 नंबर आता है, यानी 50 अंक प्राप्त होता। ये हुआ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, समीकरण दूसरा भी निकल गया। इसमें हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - y बराबर होता है 50। अब 2 से ये गुना है तो इधर आएगा तो भागा 25, यानी 2x - y बराबर हो जाएगा 25। ये हुआ समीकरण ये 2। अब विलोपन विधि से बनाने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये y है, सिंगल y है, यहाँ पर भी सिंगल y है, तो y दोनों सेम है, इसके लिए विलोपन विधि बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि से। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। विलोपन विधि से, ये विलोपन विधि से कर लिए। अब विलोपन विधि में घटाया जाता है समीकरण 1 से समीकरण 2 को। यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, या डायरेक्ट इसको लिख के घटाने पर लिख सकते हैं। तो 3x - y बराबर 40, और यहाँ पर 2x - y बराबर 25, 2x - y बराबर 25। अब यहाँ पर लिखेंगे, दोनों माइनस में है तो लिखेंगे घटाने पर, एक प्लस और एक माइनस में होता तो लिखते जोड़ने पर। विलोपन विधि इससे पहले वाले चैप्टर में जो बना है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो सभी का सभी साइन जो होता है चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस लिखेंगे, माइनस का प्लस लिखेंगे, प्लस का माइनस। अब ये y है, सिंगल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घटाइएगा तो x मिलेगा, और यहाँ पर घटाइएगा तो 15 मिलेगा, यानी x बराबर कितना मिलेगा 15। यानी जो भी है सही उत्तर जो दिया है, सही उत्तर 15, यानी 15 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। कौन, जो क्या होता है, यश। अब देखते हैं गलत उत्तर कितना दिया है। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लीजिएगा। 3x, 3 × x का मान कितना है 15 है, तो 15, अब माइनस y बराबर ये 40 है, तो 40। अब 15 × 45, अब माइनस y बराबर 40, 45 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y बराबर 40 - 45। अब माइनस y बराबर, इसको घटाइएगा तो -5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर ये 5 आया। यानी गलत उत्तर जो दिए हैं प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या है 5, यानी 5 का उत्तर गलत दिया है और 15 उत्तर जो होता है सही दिया। तो 15 उत्तर के लिए इसको 3 अंक से 3 अंक मिलाना, 15 × 45, और 5 नंबर कट भी गया है। 5 नंबर अगर कट जाता तो देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत देने के लिए 1 नंबर कटता है, तो 5 को क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया है तो 5 नंबर कट गया, तो 45 से 5 नंबर कट गया तो 40 नंबर हुआ। यदि 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो 15 क्वेश्चन के लिए कितना देना होता, 15 चौका 60 नंबर मिलता, और 2 अंक कट जाता। 2 अंक कटने का मतलब है 5 प्रश्न का उत्तर, प्रश्न है जो जिसका उत्तर गलत है, तो 5 नंबर के लिए 5 प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी 5 दूना 10 अंक कट जाता, 60 से 10 कट जाता तो 50 मिलता। ये होता है क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर का 3 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो इतना तक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 4 नंबर का 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।